हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। होपफुली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ द एंटायर सिलेबस, तो जो काफी आसान रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड द इंटरनल कंट्रोल। अब सर आप तो कह रहे हो बहुत आसान रहने वाला है, बट हमने सुना है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे शॉर्ट एंड क्रिस्प चार्ट के फॉर्म में करेंगे जो कि आपको इजीली रिटेन हो जाएगा। आपको हैवी बल्क कोई भी नोट्स वर्ड्स फॉलो नहीं करने हैं, सिर्फ ये फॉलो करना, एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आपका कवर हो जाएगा। तो जो स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की वो होती है रिस्क असेसमेंट एंड सेकंड इज इंटरनल कंट्रोल। बेसिकली रिस्क असेसमेंट क्या होता है? जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एसेस करता है कि इज देयर एनी रिस्क इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द नोट, मतलब गलती होने की चांसेस या गलती होने का रिस्क एंटिटी के अंदर कितना है। और इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ऐसा कोई भी सेफ्टी मेजर्स जो मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में और करेक्ट करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। अब बेसिकली बात यहाँ पे आते हैं रिस्क क्या होता है। रिस्क क्या होता है? ससेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मेटीरियली मिसस्टेटेड, मतलब ये चांसेस कि हमारी जो वो एफएस है वो गलत हो सकती हैं, उसके रिस्क को हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं हम उसे। अब रिस्क ऑडिटर एसेस करेगा। ओके, अब देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिस्क। फर्स्ट इज इनहेरेंट रिस्क, सेकंड इज कंट्रोल रिस्क एंड थर्ड इज डिटेक्शन रिस्क। और इन सबको मिला के बनता है हमारा ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क का मतलब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, द रिस्क ऑफ गिविंग द इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन आर कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क। मतलब गलत ओपिनियन देने का रिस्क जो होता है उसको हम ऑडिट रिस्क बोलते हैं। जैसे मान लो देना था मॉडिफाइड ओपिनियन और दे दिया हमने अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो एप्रोप्रिएट ओपिनियन मैंने नहीं दिया, ऐसे रिस्क को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। मिस स्टेटमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एंड द अमाउंट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एफएस के अंदर जो अमाउंट ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है और जो होना चाहिए था उसके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंस को मैंने कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल को मैंने रेवेन्यू में डाल दिया। या फिर कुछ डिफरेंसेस डिस्क्लोजर है, मतलब एफआरएफ बोलते हैं ये डिस्क्लोजर ऐसे होने चाहिए, बट एक्चुअल में वो डिस्क्लोजर किसी और तरह से कर रखे हैं। गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रखी हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गलत लगा रखे हैं, या फिर एसेट्स और लायबिलिटी को या तो ओवरस्टेट कर रखा है या फिर अंडरस्टेट कर रखा है। ऑल आर द टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट। ओके, अब रिस्क ऑफ मेटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? रिस्क ऑफ मेटीरियल मिसस्टेटमेंट बेसिकली इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है रिस्क ऑफ मेटीरियल मिसस्टेटमेंट। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? कंट्रोल लगाने से पहले कंट्रोल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करने में काम करते हैं, बट अगर हमने कंट्रोल्स लगा ही ना रखे हो और तब रिस्क आए तो हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। एग्जांपल देंगे बाद में। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? जैसे हम कंट्रोल लगाते हैं मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करने के लिए, बट जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं ना वो इतने इफेक्टिव भी नहीं है कि उससे मिसस्टेटमेंट का पता भी चल सके, तो ऐसे रिस्क को हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। जिनकी वजह से, इन छुपी हुई का रिस्क की वजह से और कंट्रोल काम नहीं कर रहे इसकी वजह से जो हमारे एफएस होती है उनके अंदर क्या आता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ऑडिटर की ड्यूटी क्या बनती है? कि वो प्रोसीजर्स लगा के उनको डिटेक्ट करे। बट अगर ऑडिटर ने ऐसे प्रोसीजर्स लगाए कि वो मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क, और हो जाता है हमारा ऑडिट रिस्क। क्यों? अब देखो, इनहेरेंट इनटू कंट्रोल रिस्क एफएस लेवल पे होता है और जनरली ऑडिटर को पता लग जाना चाहिए। अगर ऑडिटर को पता नहीं लगा तो वो क्या सोचेगा? एफएस बिल्कुल ठीक है और वो दे देगा अपना गलत ओपिनियन। तो इसलिए इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। मतलब रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट आया बट वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, डिटेक्शन रिस्क आ गया। डिटेक्शन रिस्क की वजह से हमारा ऑडिट रिस्क आ गया, मतलब मैंने गलत ओपिनियन दे दिया। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? बिफोर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल जो भी मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस रहते हैं उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। एग्जांपल क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है मैनेजमेंट, या फिर बिजनेस फेलियर्स हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में जहां पर वो फ्लोट करता है, तो बोथ आर द इनहेरेंट रिस्क। याद करना एज इट इज। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? मिस स्टेटमेंट प्रिवेंटेड, करेक्टेड, डिटेक्टेड बाय द इंटरनल कंट्रोल, बट यहां पर आप लिखो कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, मींस कैन नॉट बी, मतलब जो मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट हो जानी चाहिए कंट्रोल से, ना तो प्रिवेंट हो सकती, ना वो करेक्ट हो सकती, ना ही वो डिटेक्ट हो सकती है। जैसे अगर इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब कंट्रोल्स काफी ज्यादा इफेक्टिव है, तो मिस स्टेटमेंट करेक्ट हो गई होंगी, तो इसीलिए कंट्रोल रिस्क क्या हो गया? कम हो गया। और अगर एफिशिएंसी कम है, कंट्रोल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो मिस स्टेटमेंट का पीडीसी या प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पाए होंगे, तो देर बाय कंट्रोल रिस्क हमारा इंक्रीज हो गया। एग्जांपल क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस। लाइक से मैंने शाम को वेयर हाउस की चाबी दे रखी है, बट शाम मोहन के साथ मिलके कल्यूजन कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल तो लगाए बट वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। एंड एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर। अब जैसे ये प्रोटोकॉल होता है कि अगर दो फ्लोर से ज्यादा
कोई बिल्डिंग होती है, 2 फ्लोर से ज्यादा कोई बिल्डिंग होती है, तो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाना जरूरी होता है। अब फायर एक्सटिंग्विशर तो है बट वो एम्प्टी है, खाली पड़े हैं, एक्सपायर हो रखे हैं, तो इसीलिए ये होता है हमारा कंट्रोल रिस्क, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर भी कंट्रोल का टाइप होता है। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? प्रोसीजर जो परफॉर्म किए हैं ऑडिटर ने वो मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क आर टू टाइप, फर्स्ट इज सैंपलिंग एंड सेकंड इज नॉन सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होता है? जो सैंपलिंग अप्रोच लगा के आए वो सैंपलिंग रिस्क, बट जो सैंपलिंग अप्रोच के अलावा कोई और अप्रोच लगा के आए उसको बोलते हैं नॉन सैंपलिंग रिस्क। एग्जांपल, फिजिकल अटेंडेंस काउंटिंग हो रही है मैनेजमेंट के अंदर, एंटिटी के अंदर, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क के अंदर क्या क्या चीजें कवर नहीं होती हैं? बिजनेस रिस्क और गिविंग ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द एफएस आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड। बिजनेस रिस्क क्यों? आप एक बात देखो कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो ऑडिटर वो कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। कल को बिजनेस फेलियर हो गया तो उसमें ऑडिटर की गलती थोड़ी ना है कि उसने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया, तो बिजनेस रिस्क कभी भी ऑडिट रिस्क के अंदर कवर नहीं होता। और फिर गिविंग ऑफ रॉन्ग ओपिनियन व्हेन द एफएस आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड। एफएस बिल्कुल ठीक है, मेंटली मिसस्टेटेड नहीं है, नहीं है तो जाना कौन सा चाहिए था? अनमोडिफाइड ओपिनियन, बट इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया। कौन सा? मॉडिफाइड ओपिनियन। एफएस अनमोडिफाइड है बट दे कौन सा दिया? मॉडिफाइड। मतलब क्या यूजर्स अगर उस पर विश्वास करेंगे तो क्या उनका कोई नुकसान होगा? नहीं, क्यों एफएस एक्चुअल में क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए दो चीज ऑडिट रिस्क के अंदर कवर नहीं होती। पीवाई क्यू है 3 नंबर में आ सकता है, ये समझिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। दो चीज कवर नहीं होती ऑडिट रिस्क के अंदर, पहला बिजनेस फेलियर्स एंड सेकंड इज when the FS are not materially misstated but the auditor says that FS are materially misstated, तो ये कभी भी ऑडिट रिस्क के अंदर कवर नहीं होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। ओके, आसान लग रहा है ना? फिर इतना ही करना, इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना। ये जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा और वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हमारा सबसे पहला ऐसे आता है इस चैप्टर का, ऐसे 315। नाम क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसिंग ऑफ ROMM थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। मतलब हम यहाँ पर 315 क्या बोलता है कि आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है? एंटिटी को देख के और उसके एनवायरनमेंट को देख के। एंटिटी और एनवायरनमेंट को देख के हमें रिस्क को एसेस करना पड़ेगा, जो 315 बताता है। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? ऑब्जर्व हम करेंगे एंटिटी का नेचर कैसा है, स्कोप कैसा है, क्या काम करती है वो, ऑल आर द अंडरस्टैंडिंग, और उसको देख के मैं पता लगाता हूं कि इज देयर एनी रिस्क और नॉट। अब फैक्टर्स टू टेक इनटू कंसीडरेशन टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मेंटल मिसस्टेटमेंट। क्वेश्चन बनेगा इसके 4 या 5 नंबर का, ध्यान से सुनना। मतलब जब हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना और असेस करना है तो क्या क्या फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे? जब हम रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करेंगे क्या क्या फैक्टर हम देखेंगे? सबसे पहला आइडेंटिफाई द रिस्क, सेकंड असेस द रिस्क, थर्ड रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है, एंड कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, की ऐसी ऐसी गलतियां और कितनी हो सकती हैं। तो ये 4 चीजें हम देखेंगे। पहला क्या? आइडेंटिफाई द रिस्क, सेकंड असेस द रिस्क, थर्ड रिलेट द रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग, एंड फोर्थ इज लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट। वंस अगेन, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस द रिस्क, रिलेट द रिस्क, कंसीडर द लाइक्लीहुड। ओके, उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर होता है जो 315 में कवर होता है उसको हम बोलते हैं रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोसीजर जो हम अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए अप्लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जैसे इंक्वायरी हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया और इंस्पेक्शन हो गया। ओके, ये हमारे सारे अंडरस्टैंडिंग लेने के टाइप्स हैं। अब इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी बेसिकली आप लिखोगे, वैसे 4th चैप्टर में पूरा कंटेंट है, अभी के लिए मैं कहूं आपको सीकिंग इंफॉर्मेशन from any knowledgeable person whether inside the entity or outside the entity। ओके, मतलब किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन लेना जो नॉलेजेबल हो, जिसको उसकी बात की नॉलेज हो, चाहे वो एंटिटी के अंदर का पर्सन हो चाहे वो एंटिटी के बाहर का पर्सन हो। कौन कौन से पर्सन से हम इंक्वायरी ले सकते हैं? पहला इंटरनल ऑडिटर से, मतलब कोई इंटरनल ऑडिटर पर्सनल है उनसे, एम्प्लॉय से ले सकते हैं, और इन हाउस लीगल काउंसिल लॉयर से ले सकते हैं, एंड फिर सेल पर्सनल से ले सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट टीम से ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल से भी ले सकते हैं रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर द कंपनी यूज्ड। तो ये याद कर लेना कि इन लोगों से हम इंक्वायरी ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? देखना कि एंटिटी क्या कर रही है और एंटिटी क्या नहीं कर रही है, वैसे उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? बताइए भाई। एंटिटी के ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, रिपोर्ट प्रिपेयर जो मैनेजमेंट ने करके उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, और एंटिटी प्रीमाइसेस को भी हम ऑब्जर्व करेंगे।
उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एसे, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन टू आइडेंटिफाई द एसेट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब ऊपर ये था कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करें तो हम क्या 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 चीज कंसिडर करेंगे। अब हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो अंडरस्टैंडिंग लेने के टाइम पर हम क्या क्या चीजें देखेंगे। पहला, रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर। इंडस्ट्री कौन कौन से देखेगा, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट कैसा है, सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी है, सीजनल एक्टिविटी कौन कौन सी जिसमें वो इन्वॉल्व है, और इंडस्ट्री कैसी है जिसमें वो फ्लोट करता है। रेगुलेटरी फैक्टर मतलब एफआरएफ कौन कौन सा एप्लीकेबल होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी यूज करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है। एक्सटर्नल फैक्टर, इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट में, फाइनेंसिंग का सोर्स क्या है, और इन्फ्लेशन रेट कैसा चल रहा है। सो ये सारी चीज हम अंडरस्टैंडिंग के टाइम पर कंसिडर करेंगे। आपका पहला पॉइंट है, या तो ये इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मार्केट इंपॉर्टेंट। देन नेचर ऑफ एंटिटी हम चेक करेंगे, जैसे नेचर में क्या, ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। अब क्या क्या देखेंगे, उसके एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं, ये 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ एंटिटी के एग्जांपल्स क्या है, बिजनेस ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बताइए जरा, बिजनेस ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंशियल कैश फ्लो वाली है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये चीजें बस। फिर एंटिटी का अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे हैं, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, स्ट्रेटजीज कैसी है, बिजनेस रिस्क कैसा है। अब बिजनेस रिस्क बेसिकली कहां कहां से आ सकते हैं, ये उसके एग्जांपल्स हैं। ओके, ये वर्ड आपको क्वेश्चन में जरूर दिया मिलेगा। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से आ सकता है, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से आ सकता है, बिजनेस के एक्सपेंशन से भी आ सकता है। और फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, कैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। केपीआई के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस करके ट्रेंड लेके, बजट और फोरकास्ट कि मैंने कोई बजट बना दिया पहले, फिर मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं कि एक्चुअल में क्या निकला है, एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट से। इन 4 चीजों से हमें पता चल जाएगा कि हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। सो देयर आर 5 फैक्टर्स। फर्स्ट इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसमें वो थे इन्फ्लेशन रेट, कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप, इकोनॉमिक कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, सीजनल एक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप, वो सब। दूसरा नेचर में था बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस, बजट एंड फोरकास्ट, और एक होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट। याद करने हैं आपको अलग अलग से। फिर बिजनेस रिस्क कहाँ कहाँ से आता है, न्यू प्रोडक्ट से आता है, न्यू इंडस्ट्री से आता है, एक्सपेंशन से आता है। अगर आपको इनमें से किसी पे भी अलग अलग, देखो रेगुलर क्लास में तो हम हर एक का एग्जांपल लेके करते हैं रियल लाइफ, बट रिवीजन क्लास है तो मैं इतना डीपली नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वीडियो भी काफी लेंथी बन जाएगी, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी भी नहीं है। कंसेप्चुअल के लिए जरूरी है, बट एग्जाम बिल्कुल सिर पे है आपके, उस चीज के लिए वो भी जरूरी है। तो इतना याद करना एज इट इज। अगर आपको समझना है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं ऑडियो नोट भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पे। ओके, फिर अंडरस्टैंडिंग ना ऑडिटर को एक फ्रेम प्रोवाइड करती है जिसके अंदर रह के वो पूरी ऑडिट कंप्लीट कर सकता है। जैसे रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट कितना है, मेटेरियलिटी लेवल कितना है, अकाउंटिंग पॉलिसी की एप्रोप्रिएटनेस कैसी है, कौन से एरियाज पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, एरिया टू स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। फिर ऑडिट एविडेंसेस के सफिशिएंसी को चेक करना और एप्रोप्रिएटनेस को चेक करना। ये सारे अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को प्रोवाइड करते हैं, मतलब बेनिफिट्स कह सकते हो आप ये, कि अंडरस्टैंडिंग ना इन चीजों की बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ऑडिटर को। अब आता है हमारा इंटरनल कंट्रोल। अगर मैं आपको लेमैन में बताऊं कि व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, कोई भी ऐसी चीज जो मिसस्टेटमेंट का प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे, करेक्ट करे, ऑल आर द इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एफएस को रिलायबल बनाना, ऑपरेशंस को इफेक्टिव बनाना, एसेट को सेफगार्डेड करना, और लो रेगुलेशन को कंप्लाई करना। पहला, एफएस को रिलायबल बनाना, ऑपरेशंस को इफेक्टिव बनाना, एसेट्स को सेफगार्डेड करना, लो रेगुलेशन को कंप्लाई करना। ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। फिर दूसरा, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल। अगर हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कहां कहां होने वाली है वो मुझे पहले पता चल जाए, कि अंडरस्टैंडिंग करके मैं पहले अवेयर हो रहा हूं। कौन क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिस्क को बढ़ावा देते हैं, या फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करने में भी वो हेल्प करती है। सो ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल से खामियां क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या, बुराइयां क्या क्या है। सबसे पहला, कल्यूजन अमंग पीपल। कल्यूजन अमंग पीपल का मैं फटाफट आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या था, एंटिटी के अंदर ना परचेज पेमेंट बहुत ज्यादा जा रही थी, और एक बंदे ने मेरे को शिकायत करी कि सर जो आपका परचेज मैनेजर है ना, वो ना फेक इनवॉइस कटवा रहा है, और गुड्स आते नहीं है एंटिटी में, बट वो इनवॉइस दिखा के पेमेंट अपने ब्रदर के अकाउंट में करवा लेता है, और पर झूठी परचेज दिखा लेता है। बोला अच्छा ऐसा है। तो मैंने क्या किया, एक पुण्य नाम का पर्सन था, वो मैंने वेयर हाउस के बाहर बिठा दिया, और मैंने ये बोला
जब ये परचेज मैनेजर परचेज करे तो आप उसके इनवॉइस के ऊपर स्टैंप लगाना, आपकी स्टैंप लग जाएगी तो इट मींस गुड्स अंदर जा चुके हैं स्टोर रूम में, तभी मैं पेमेंट करूँ, अदरवाइज मैं पेमेंट नहीं करूंगा। व्हाट इफ कि पुनीत और वो परचेज मैनेजर कोल्यूड हो जाए आपस में, बताओ झूठी पेमेंट फिर भी होने के चांसेस है। तो इसीलिए दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल की वो कोलिजन होके तोड़ा जा सकता है। और ये हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस पर, चाहे हम कितने भी कंट्रोल्स लगा लें, हमेशा वो हमें रीजनेबल एश्योरेंस ही देंगे, कभी भी वो हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। ह्यूमन जजमेंट, अब कंट्रोल्स कहां लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, वो जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जजमेंट ऑलवेज सब्जेक्ट टू अनसर्टेन, कि वो अनसर्टेन होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, गलत होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई बार ऐसा होता है हमारे एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स तो लगाए जाते हैं बट हमें ये नहीं पता होता, हम ये इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अरे कंट्रोल्स लगाए क्यों हैं, क्या काम है इनका, तो लोग फॉलो ही नहीं करते उसे। देन जजमेंट बाय मैनेजमेंट, ये सेम बात है कि कंट्रोल्स लगाने के टाइम पे मैनेजमेंट एन नंबर ऑफ जजमेंट्स यूज करती है और उन जजमेंट्स के गलत होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहला क्या, प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, अमंग पीपल, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट बाय मैनेजमेंट। ओके, फिर द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इस टॉपिक से बच्चों को इस पूरे चैप्टर से डर लगता है, बट ये बिल्कुल चिल्लर है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो मैंने चार्ट बना के किया, सिर्फ इतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, अब इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट मतलब कहाँ कहाँ कंट्रोल्स लगते हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हो आप, मतलब फिर कंट्रोल को अच्छा बनाने में क्या क्या एक्सपेक्ट्स है, क्या क्या डायरेक्शन है, क्या क्या उसकी कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। अगर हमें कंट्रोल अच्छा बनाना है तो उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। लेट्स से किसी भी चौराहे पे ट्रैफिक लाइट्स लगा दी, तो ट्रैफिक लाइट्स का लगाना कब यूजफुल होगा, जब उसके आसपास वाले लोग फॉलो करेंगे। बट जब आसपास वाले लोग फॉलो ही नहीं करेंगे तो ट्रैफिक लाइट लगाने का फायदा है, बताइए यस तो नो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हरियाणा के बाहर का है और वो वीडियो देख रहा है, तो बताइए आप अपने अपने शहर बताइए जहां पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है बट वो फॉलो अभी तक नहीं होती है। अपने अपने शहर का नाम या गांव का नाम, टाउन का नाम कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट हमें भी पता चले कि कौन कौन से शहर में लाइट्स फॉलो नहीं होती है। कंट्रोल एनवायरनमेंट पहला कंपोनेंट है। सेकंड एंटिटीज रैप, थर्ड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ इज कंट्रोल एक्टिविटीज एंड फाइव इज मॉनिटरिंग ऑफ। पहले इनको याद करते हैं हम। फर्स्ट इज कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है ये। फर्स्ट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड इज एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। भाई मान लिया कि ऑडिटर की जिम्मेवारी बनती है कि वो रिस्क को असेस करे, बट एक जिम्मेवारी तो एंटिटी की बनती होगी ना कि वो रिस्क को असेस करे। तो यहां पर हम देखते हैं कि एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कैसे हैं, एंटिटी अपने रिस्क को असेस कैसे करती है प्राइमरी फेज पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, कंट्रोल एक्टिविटीज कहां कहां और क्या क्या है, और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, लोगों का एटीट्यूड, लोगों की अवेयरनेस, एंड जो कि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टोन सेट करेगी कि कंट्रोल्स फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड इंक्लूड गवर्नेंस ऑल्सो, गवर्नेंस का पॉलिसी मेकिंग डिसीजन। अब एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा कैसे बनेगा, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, लोगों को एथिकल बनाना, उनके अंदर मोरल्स डालना कि वो लोग उस चीज को फॉलो करें। तो हम उनको कम्युनिकेट करेंगे तभी तो वो लोग फॉलो करेंगे, अगर हम उनको कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो वो फॉलो क्यों करेंगे। सेकंड, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, ऐसा इंश्योर करो कि हर एक पर्सन कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस हो जाए और कोई भी पर्सन कंट्रोल ब्रेच ना करे। ओके, सो थिंग इज दैट कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब इसमें हमारा आता है कि ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज कैसी हैं और प्रैक्टिसेस कैसी हैं। ओके, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे उनकी सैलरी दी जाती है, और कैसे उनको हॉलिडेज दी जाती है, क्या मतलब क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, वो सब। पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, वो कहते हैं ना जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट इंडल्ज नहीं होती तब तक कभी भी कोई कंट्रोल अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए किसी भी कंट्रोल को इफेक्टिव बनाने के लिए जिसने वो बनाया है उसका पार्टिसिपेट करना काफी जरूरी होता है। फिर मैनेजमेंट फिलोसफी ऑपरेटिंग स्टाइल, मैनेजमेंट का काम करने का तरीका कैसा है, उसकी फिलोसफी कैसी है। असाइनमेंट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिस पर्सन को हम रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, देते हैं, उसके पास प्रॉपर कॉम्पिटेंस है या नहीं है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब हायरार्की लेवल कैसा है, टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल के पास, तो मिड के पास, लोअर की लोअर के पास। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो क्या मैं एक बार करवा सकता हूं आपको, देखो पॉइंट इज दैट हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहला हमारा है कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, थर्ड हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज, फोर्थ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, और एक रहेगा कौन सा रहेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट के बाद एंटिटीज रैप,
ओके। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट में इंक्लूड क्या होता है, गवर्नेंस कैसा मैनेजमेंट का, एटीट्यूड कैसा है लोगों का, अवेयरनेस कैसे लोगों की, जो कि एक टोन सेट करेगी, जो कि कंट्रोल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करेगी। अब उसके बेसिकली एलिमेंट्स क्या है, ओके, आंख बंद करके फिर देखना इसको, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट हमारा आता है, सबसे पहला एलिमेंट आता है लेट इज कम्युनिकेशन ऑफ एनफोर्समेंट एंड एथिकल वैल्यूज। सेकंड पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी। थर्ड हमारा क्या, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। फोर्थ मैनेजमेंट फिलोसफी। 5 क्या है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। 6 क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड बस ठीक है, इतने कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, अब आता है हमारा एंटिटीज रैप। एंटिटी के अंदर जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है वो कैसा होना चाहिए, बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करने का, उसको इवेल्युएट करने का, कि ये जानने के लिए वो कितना परवेसिव कितना नहीं है, उसकी लाइक्लीहुड को देखने का और उसके एक्शंस को डिसाइड करने का। सो आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क, इवेल्युएट द बिजनेस रिस्क, लाइक्लीहुड को कंसीडर करना और एक्शंस को डिसाइड करना, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसा है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मुझे इवेल्युएट करना है, मतलब अगर मुझे एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर्स को देखना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, तो क्या क्या फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे। पहला सीओटी देखेंगे हम, सीओटी कत लिख लेना बराबर में, नोट्स डाउनलोड करें, कहीं भी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन देखेंगे हम, अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस हम देखेंगे। फोर्थ हमारा क्या है, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज देखेंगे। कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज क्या होता है, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्री हमारा होता है कि जो हमारे जर्नल एंट्रीज है उसके आसपास कंट्रोल्स कितने लगाए हुए हैं। जैसे मान लो कभी हम इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में इंट्रास्टेट जीएसटी डाल रहे होते हैं, तो वहां पर एक पॉपअप आ जाता है। पॉपअप क्या आता है कि यार क्या आप इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में इंट्रास्टेट डाल रहे हो, तो आप गलत डाल रहे हो, तो वो जर्नल एंट्री के ऊपर कंट्रोल आता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लूं मैंने पहले तरुण के नाम से कोई लेजर बनाया हुआ है, TARUN, मैं फटाफट जब एंट्री डाल, मैं TARN कर रहा हूं, तो वहां पर एक पॉपअप आ जाएगा, नहीं आप स्पेलिंग गलत डाल रहे हो। तो ये हमारा होता है कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्रीज। ओके, उसके बाद हमारा आता है कैप्चर हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर द इवेंट्स और कंडीशन, कि जो एंटिटी के इवेंट्स और कंडीशन है वो इंफॉर्मेशन किस तरह से कैप्चर करता है, या जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है वो किस तरह से वो कैप्चर करता है। तो बताइए जरा, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इवेल्युएट करने के लिए क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेते हैं हम, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज क्या है, और किस तरह से वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम विल कैप्चर द इवेंट्स एंड कंडीशन। सिर्फ इतना करना, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होता है, कंट्रोल एक्टिविटीज के 4 टाइप होते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू भी कंट्रोल एक्टिविटी है। कैसे, वो ऐसे किसी और का काम मैं पहले रिव्यू करूंगा और फिर वो फाइनलाइज किया जाएगा, तो जो भी छोटी मोटी गलतियां होंगी वो सारी उसी फेस में निकल जाएंगी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होते हैं, सॉफ्टवेयर हम कौन से यूज करते हैं। फिजिकल कंट्रोल, कैमरास लगा दिए, पासवर्ड्स लगा दिए, बायोमेट्रिक लगा दी, एंड सेग्रीगेशन नोटिस की एक बंदे के हाथ में सारा कंट्रोल ना हो, अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ कैश कोई और ले, या फिर सेल कोई और करे, इनवॉइस कोई और कट करे, बुक कीपिंग कोई और करे। एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, मॉनिटरिंग 2 तरह से हो सकते हैं, तो ऑनगोइंग या फिर पीरियोडिक। ऑनगोइंग क्या होता है, डेली का काम डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं, और पीरियोडिक क्या होता है कि एक टाइम मैंने सेट कर लिया, उस टाइम के बाद ही मॉनिटरिंग प्रोसेस होगी, उससे पहले नहीं होगी, इस तरह से। तो देयर आर 5, अब रिपीट कर देते फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। रिपीटिशन बहुत ज्यादा जरूरी है ऑडिट में, मतलब इसको हाथ रख के याद करने वाले को, जो एक चीज बार बार पढ़ो तो वो अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। ओके, तो 5 कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फर्स्ट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज रैप, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, गवर्नेंस, एटीट्यूड, अवेयरनेस, जो कि टोन को सेट करता है, एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट फिलोसफी, ऑपरेटिंग स्टाइल, प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज, मैनेजर्स एंड कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी। ओके, एंटिटीज रैप में फिर आइडेंटिफाई करना रिस्क को, इवेल्युएट करना, कंसीडर करना कितना रॉन्ग हो सकता है, और फिर लाइक्लीहुड को चेक करना। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, और किस तरह से वो इवेंट्स और कंडीशन को कैप्चर करता है। फिर हमारा था कंट्रोल एक्टिविटीज 4 होती हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू, सेग्रीगेशन ड्यूटीज, और हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फिजिकल कंट्रोल्स। ओके, तो दीज आर द केसेस। समझ आया आपको। अब एक बात बताइए, जितने भी कंट्रोल्स एंटिटी के अंदर लगाए गए हैं, जितने भी कंट्रोल्स एंटिटी के अंदर लगाए गए हैं, क्या वो ऑडिट के लिए सारे के सारे रेलिवेंट होते हैं, बताओ जरा, क्या वो सारे के सारे रेलिवेंट होते हैं? नो, सारे कंट्रोल्स रेलिवेंट नहीं होते, जो इन चीजों को अफेक्ट करे वो हमारे कंट्रोल्स रेलिवेंट होते हैं। जैसे अगर वो किसी ऐसे एरिया पर लगाए गए हो जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है,
तो वो हमारे सिग्निफिकेंट या रेलिवेंट माने जाएंगे। एंटिटी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और ये देखता है कि जो कंट्रोल्स हैं वो कितने इफेक्टिव है पीडीसी करने में, प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करने में। अगर जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो रेलिवेंट हैं और वो पीडीसी कर पा रहे आराम से, तो शायद मैं उनको इग्नोर कर दूं कि रिलायबल तो है, क्या ही करना चेक करके। एंड देन मेटेरियलिटी पे, और जो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, जो एरिया के ऊपर कंट्रोल्स लगाए गए वो कितने मेटेरियल है और वो कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो जो इन फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, सिग्निफिकेंस को, मेटेरियलिटी को, कॉम्प्लेक्सिटी को, साइज को, और वो कितना इफेक्टिव है इसको डिटेक्ट करने में, इन पे डिपेंड करता है कि वो कंट्रोल मुझे ऑडिट के दौरान रेलिवेंट है, रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद हमारा आता है रिस्क दैट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। कौन कौन से ऐसे रिस्क है जहां पर मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? पहला फ्रॉड का रिस्क, सेकंड इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट का रिस्क, एंड कॉम्प्लेक्सिटी जहां पर ज्यादा होती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का रिस्क, एंड जहां पर जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व, सब्जेक्टिविटी मतलब जजमेंट, जहां पर जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होती है, और वो ट्रांजेक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर इनमें कोई रिस्क होता है, इनमें कोई रिस्क होता है तो वो ज्यादा रेलेवेंट माना जाता है। देखो इस वीडियो में हम ऐसे 315 तक कवर करेंगे, और ऐसे 320 बहुत अच्छे से मैंने बनाया हुआ है, तो अगली वीडियो को आप जरूर से जरूर देखना। ओके, अगली वीडियो हम कवर करेंगे ऐसे 320 एंड द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, तो बेसिकली बताइए जरा कौन कौन सा रिस्क ऐसा है जिसपे मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? फ्रॉड का रिस्क, रिलेटेड पार्टी का रिस्क, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन का रिस्क, और जहां पर सब्जेक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व है, या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इन चीजों पर मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है सबको? अब मुझे एक बात और बताइए, देखो मुझे पता है काफी ज्यादा बल्कि लग रहा होगा, बट मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, क्वेश्चन इतने ज्यादा है इसमें, तो आपको एज इट इज इनको क्रैम करना और कुछ नहीं करना आपको, समझे? पॉइंट वाइज। फिर आता है हमारा सिग्निफिकेंट रिस्क। अब सिग्निफिकेंट रिस्क दो जगह से आ सकता है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन से, ओके, और दूसरा हमारा आता है जजमेंटल मैटर से। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन से कैसे आ सकता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन रूटीन नेचर की नहीं है, क्योंकि जो रूटीन नेचर की होती है, क्योंकि जो रूटीन नेचर की होती है उसमें कभी रिस्क नहीं होता, बट जो नॉन रूटीन की होती है उसमें हमारा ध्यान भी नहीं होता और वहां पर रिस्क होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे, और नॉन रूटीन कहां से राइज होती है? पहला ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, एंड वेयर द कंट्रोल्स आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, वो हमारा होता है नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। पहला मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लगाने में ज्यादा दखलंदाजी कर रहा है, या फिर मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा है ऑटोमेटेड की बजाय, या फिर कैलकुलेशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, या फिर कंट्रोल्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकते। तो ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन है जो नॉन रूटीन नेचर की है। जो कि नॉन रूटीन नेचर की है, समझे? पहला क्या? ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, एंड विद द कंट्रोल्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन। एक बार और करते हैं इसको। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन कहां से राइज होती है? मैनेजमेंट की इंटरवेंशन जब ज्यादा हो, बोलिए मैनेजमेंट का इंटरवेंशन जब ज्यादा हो, मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा हो, जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, और जहां पर कंट्रोल्स लगाने डिफिकल्ट हो, तो वहां पर हम बोलते हैं नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। क्लियर है सबको? उसके बाद जजमेंटल मैटर पे भी रिस्क ज्यादा होता है, और जजमेंटल मैटर कहां से आते हैं? एक तो अकाउंटिंग एस्टिमेट से, और दूसरा हमारा सब्जेक्टिव जजमेंट, जहां पर जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होती है। बस समझे जी? इसमें ना ये तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क बताओ कहां से, कौन कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं, तो आप दो लिखोगे, नॉन रूटीन और जजमेंटल। नॉन रूटीन के चार पार्ट, मैनुअल, मैनेजमेंट, डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। फिर इवेल्युएशन ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल को मुझे इवेल्युएट तो करना पड़ता ही है ना, तभी तो मैं पता लगा पाऊंगा कि वो कितने सही है कितने गलत है। बेनिफिट्स क्या है कंट्रोल के इवेल्युएट करने के? सबसे पहला हमारा जो होता है, जस्ट अ सेकेंड, देखिएगा, सबसे पहला केस हमारा कौन सा होता है बेनिफिट्स का? फर्स्ट हमारा होता है कि जहां पर एरर्स ऑफ फ्रॉड होते हैं वो पता आसानी समझे चल जाते हैं। कंट्रोल्स हमारे एडिक्वेट हैं या नहीं वो पता चल जाते हैं। फिर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं वो पता चल जाते हैं। एसेट सेफगार्डेड है या नहीं वो पता चल जाते हैं। कहां पर कंट्रोल्स वीक है और कहां पर मुझे इंप्रूवमेंट देनी है, तो उनका सजेशन भी हम दे पाते। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएटिंग द इंटरनल कंट्रोल। अब कंट्रोल्स को इवेल्युएट करें कैसे? वो मेथड्स क्या हैं जिससे कंट्रोल्स इवेल्युएट हो सकते हैं? पहला नैरेटिव, सेकंड चेकलिस्ट, थर्ड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, और फ्लो चार्ट। कैन यू बिलीव कि इन पे 6 नंबर के एमसीक्यू जा चुके हैं? मतलब वो हमसे क्वेश्चन देंगे और हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड टू इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल है। कितना आसान एमसीक्यू आता है, 6 नंबर के आए हुए थे लास्ट अटेम्प्ट में, तो इसको अच्छे से करना। ओके, नैरेटिव क्या होता है? देखो दो लाइन में मैंने लिखा हुआ है,
जहां पर पूरे के पूरे सिस्टम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं नैरेटिव रिकॉर्ड, जो कि स्मॉल बिजनेसेस में सुटेबल है, क्योंकि लार्ज होगा तो कितना डिस्क्रिप्शन आप लोगे, मतलब एक क्वेश्चन हम देते हैं वो क्वेश्चन की पूरे एक्सप्लेनेशन देते हैं नैरेटिव वे में, तो बड़ी बिजनेस पर तो ये वैसे सुटेबल नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि ये डिसएडवांटेजेस की कंफ्रंट करना डिफिकल्ट हो जाता है, एरर्स फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है, और चेंजेस जहां पर करने हो वो भी हम चेंजेस नहीं कर पाते क्योंकि इधर बल्कीनेस। फिर चेकलिस्ट क्या होता है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम मतलब सेट करते हैं कि हमें ये देखनी है, और यस नो नॉट एप्लीकेबल से हम फिल करते हैं उसको, और ऑडिटर फिल करता है, ऑडिटर लिखता है कि क्या क्वेश्चंस हैं, ऑडिटर ही चेक करता है, ऑडिटर फिलअप करता है। क्वेश्चनर क्या होता है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, बट इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये क्लाइंट को दिया जाता है फिलिंग फाइलिंग करने के लिए, मतलब क्वेश्चंस मैंने दे दिए, मैंने क्लाइंट को दे दिया, अब मैं क्लाइंट को कह रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस को देखो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं, और वो इफेक्टिव है या नहीं है। और फिर फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, कंसाइज वे होता है किसी भी चीज को समझने का, बर्ड आई व्यू होता है, नैरेटिव एक्सप्लेनेशन की चीजों को मिनिमाइज कर देता है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, दैट इज ऑडिट रिस्क, मैंने आपको बताया, और ऐसे हमने 315 कवर किया। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड ऐसे 320। टिल देन नोट्स को आप डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पे आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, आसान से चैप्टर है, जितना कंसाइज हो सकता है उतना कंसाइज मैंने किया, इससे कंसाइज नहीं हो सकता, इसको भी आप कर लोगे लेट मी टेल यू, तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। ओके, सो आज के लिए इतना बहुत है। ऑडिट में रिपीटेशन मैटर करते, रिपीटेशन करते रहिए, ईट रिपीट 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 बस, और कुछ काम नहीं आएगा, रिपीटेशन काम आएगी। ओके, और इस वीडियो को मतलब इस चैप्टर को करने के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखना है, तभी चैप्टर आपको मतलब थोड़ा सा रिटेन रहना शुरू होगा। पहली वीडियो आपको देखनी है 1x पे, दूसरा आपको देखना है 1.5 पे, और तीसरा आपको देखनी है 2x पे। ओके, तो चाहे आपने पहले वो किया हो चाहे ना किया हो, आपका सॉर्टेड आराम से हो जाएगा। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी इसमें से इफेक्टिव लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज आपको बता सकूं, मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप वीडियो लास्ट तक देखते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।